नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले लेक्चर्स में हमने लाइट से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट को देखा था, लेकिन हमने मिरर और लेंस के क्वेश्चन नहीं किए थे। आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत में पिछले कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद आज हम मिरर और लेंस से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को भी देखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। आपको सही आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल का कण, तीसरा हीलियम, तो चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। देखिए, आखिर आपको पता होना चाहिए विसरण होता क्या है। ठीक है ना, विसरण। देखिए, जब धूल का कण आया, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराई और वो कई भागों में फैल गई। ठीक है? ये एक घटना होती है जिसे हम बोलते हैं प्रकीर्णन या विसरण, ठीक है ना? तो ये घटना क्यों होगी? ये घटना तभी हो सकती है जब सामने वाली चीज़ जिससे प्रकाश की किरण टकरा रही है वो एक ठोस चीज़ हो, अपेक्षाकृत, है ना? अगर आप नॉर्मल चीज़ से टकराओगे तो नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हो सकता है, हीलियम नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन बी धूलकण, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? देखिए, आप हम सबको पता है, अगर एक तरफ हम पृथ्वी लेते हैं, दूसरी तरफ हम मून लेते हैं, इसको हम लिखते हैं अर्थ, और ये है मून। ठीक है, अब देखिए, अर्थ पर अगर आप देखो, अर्थ और मून में एक बेसिक डिफरेंस है कि अर्थ पर एटमॉस्फियर है, ठीक है ना, लेकिन मून में एटमॉस्फियर नहीं है, लेकिन अर्थ में है। ये एटमॉस्फियर वायु मंडल, इस वायुमंडल में गैसेस भी होती हैं, धूल के कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर है सन। जब सन से कोई लाइट आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल के कण, जलवाष्प और आदि चीजों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती है। प्रकीर्णित हो जाने की वजह से जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है उस रंग का आकाश दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो मून, तो मून में जो वायुमंडल होता है, यहाँ पर गैसेस नहीं होती, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश आता तो है, लेकिन वायुमंडल में गैस या जलवाष्प ना होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में प्रकीर्णित नहीं हो पाता। ठीक है, प्रकीर्णित ना हो पाने की वजह से प्रकीर्णन नहीं हो पाया, इसलिए सूर्य की किरणें अलग अलग बटी नहीं। यही रीजन है कि वायुमंडल ना होने की वजह से अगर आप मून से आकाश को देखोगे दिन के समय भी तो आकाश ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अर्थ से देखते हो आकाश को दिन के समय तो आकाश प्रकीर्णन की वजह से, सूर्य किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है पृथ्वी वायुमंडल में, जिस वजह से आकाश ब्लू दिखाई देने लगता है, मतलब कि नीला। ऑप्शन बी सही है, सॉरी, पृथ्वी नीली। क्वेश्चन में पूछा गया चांद की सतह से कैसा दिखेगा, तो ऑप्शन डी है ना, चांद की सतह से ब्लैक दिखेगा, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पर किसकी है, किसी की नहीं है, किसकी तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, समतल अभिसारी या समतल अपसारी। अभिसारी अपसारी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेंस, एक लेंस है ये, ठीक है, और दूसरा लेंस है ये। जब प्रकाश की किरण यहाँ टकराई तो वो इस तरह से झुक जाती है, सॉरी ये ऐसा है, झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण इस तरह से टकराएगी तो वह फैल जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं अपसारी और इसे बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। ये होता है अपसारी और यही होता है अभिसारी, ठीक है ना। तो आपको बताना है बुलबुला किस तरह से काम करेगा। देखिए, ये है गिलास, ठीक है, ये है बुलबुला, बुलबुले में है हवा। जब हवा में से प्रकाश की किरण जाती है, डेंस माध्यम में गई, यहाँ गई, और जब ये डेंस माध्यम से इस तरफ विरल में जाएगी, कांच है, ये गिलास है, और ये है एयर, मतलब रेयर मीडियम है, और ये है डेंस मीडियम, ठीक है ना, ऐसा है। तो जब डेंस से रेयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये वाली किरण भी जाएगी तो दूर हट जाएगी, जाना था ऐसी, ऐसी जाना चाहिए था, पर ये दूर हट गई, मतलब अपसारी लेंस की तरह काम किया है इन्होंने। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ऑप्शन बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
याता यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा क्यों है? आपको सही आंसर देना है। आपके ऑप्शन है खून के रंग के लाल होने की वजह से, प्राणी लाल रंग को पहचान सकता है, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, या फिर लाल खतरे का प्रतीक है। आपको बताना है। देखिए, मैंने बताया था विव ग्योर, है ना? अगर ये सूर्य से जो किरण निकलती है उनका क्रम है, सूर्य के प्रकाश किरण के रंगों का क्रम होता है, वी से वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पर प्रकीर्णन कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज होगा प्रकीर्णन। और अगर आप राइट से लेफ्ट आते हो तो बढ़ जाता है, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा क्या, प्रकीर्णन। ठीक है ना, आपको याद रखना है, प्रकीर्णन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप रेड में जाओगे तो प्रकीर्णन कम हो रहा है, मतलब कि अगर आपने मान लीजिए ये है कोई खतरे का निशान है, रेड कलर से बनाया, तो ये ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, प्रकीर्णित नहीं होगा। वहीं अगर आप इसे ब्लू कलर से बना दोगे तो ये कम दूर तक दिखाई देगा। ठीक है ना? आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका रीजन क्या है? सेम रीजन है, पिछली बार भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। सेम रीजन है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है इस बात का। आपके ऑप्शन है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, या जल के ऊपरी सतह के कारण। समुद्र नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? देखिए, यह है समुद्र, यह है वाटर। वाटर से जब सूर्य प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इन किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकीर्णित करने की वजह से नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिस वजह से हमें समुद्र नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? सही आंसर बताइए, बताइए सही आंसर। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सेम चीज। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? आपको बताना है। मैंने आपको बताया था, आपके ऑप्शन है बैगनी, पीला, लाल, या काला। मैंने आपको बताया था इंद्रधनुष मतलब सूर्य की जो किरण होती है उनमें रंगों का क्रम क्या होता है? विव ग्योर। ठीक है ना? पहले नंबर पर होता है वायलेट, मतलब जामुनी, सॉरी जामुनी नहीं, बैगनी। ठीक है, और आखिरी में होता है रेड, मतलब इंडिगो, सॉरी कहने का मतलब है वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। अगर आप इस दिशा में जाओगे तो जो प्रकीर्णन या विक्षेपण होता है, प्रकीर्णन, ये कम हो जाता है, घटेगा। और अगर इस दिशा में आप जाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है ना? आपको बताना है कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किस में होता है, तो अधिक किस में होगा? लेफ्ट में जो है सबसे ज्यादा, वायलेट मतलब बैगनी रंग में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं आप। तारे के आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं, देखिए तारा अगर आप देखो, ये है पृथ्वी। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि तारा आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होता है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? अगर आप इसे अर्थ मानो, ये अर्थ, और यहाँ पर आप हो, ठीक है, और आप ऐसे ऊपर देख रहे हैं स्टार को, ठीक है, स्टार को आप देख रहे हैं, तो ये है वास्तव में एक मेजर डिस्टेंस मान लेते एक्स है, लेकिन आपको ये x+1 पर दिखाई देती है, ये रियल डिस्टेंस है, ये वाली। और ये जो आपको आभासी डिस्टेंस हो रही है वो है वर्चुअल। ठीक है ना? आभासी डिस्टेंस आपको दिखाई देगी, x+ कुछ बड़ी हुई। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? तारे से। यहाँ पर तारा सघन माध्यम है, ये आई ईयर में, यहाँ पर है डेंस अगर हम माने, और ये है रेयर। जब कोई प्रकाश किरण डेंस से रेयर में जाती है, यह है अविलंब, ये आपतन कोण थीटा 1, यह है नॉर्मल अविलंब। तो ये डेंस से विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। दूर हटने की वजह से हमें क्या दिखता है? तारा अधिक दूरी पर दिखाई देता है। इसका सही आंसर है अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन का। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, और आपको उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना है, अभी इतना नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? ऐसा क्यों? देखिए, बालू किस चीज से बना हुआ होता है? SiO2, ये होती है सिलिका। ठीक है,
एक तरफ आपके सामने ये ड्राई सिलिका है, दूसरी तरफ आपके सामने सिलिका ही है लेकिन गीली है, H2O के साथ मिली हुई। देख क्या होता है, सन है, यह है सन, सूर्य की किरणें यहाँ भी पड़ रही हैं, यहाँ भी पड़ रही हैं और सूर्य की किरणें इसमें भी पड़ रही हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई चीज हमें दिखाई देती है जब उस चीज से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, तो ठीक है ना। यहाँ पर आप खड़े हो, ये खड़े हैं आप, फिर आप यहाँ पर हो गए खड़े, ठीक है, ये हो गए आप खड़े। यहाँ से ये प्रकाश किरण आप तक आई, जब सूखी मिट्टी से टकराकर प्रकाश किरण आती है तो आपको ये चमकीली दिखाई देगी, ठीक है ना। लेकिन गीली मिट्टी से जो प्रकाश किरण आ रही है वो एक्चुअल में आप तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये है गीली मिट्टी। तो ये गीली मिट्टी जो वातावरण में आसपास धूल के कण हैं, छोटे 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 जो ये धूल के कण हैं, इन्हें गीली मिट्टी अवशोषित कर लेती है अपनी तरफ, ठीक है ना, आकर्षित, सॉरी, आकर्षित करने लगती है गीली मिट्टी इन सूखे धूल के कणों को। तो गीली मिट्टी जब इन्हें आकर्षित करती है, अब देखिए, सूर्य की किरण तो पड़ी और वो आपकी आंखों तक जाने के लिए निकली भी थी, ये सूर्य की किरण आई और इसने सोचा कि वो आपकी आंखों तक पहुंच जाए जिससे कि आपको मिट्टी चमकीली दिखे। पर आंख तक पहुंचने से पहले यहाँ जो धूल के कण हैं जिन्हें गीली मिट्टी के द्वारा अवशोषित किया गया है, ये धूल के कण इस परावर्तित किरण को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। SiO2 और H2O जो गीली मिट्टी है, इसने वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों को, सूखे धूल के कणों को आकर्षित किया जो चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं। उसके बाद जब सूर्य की किरण गीली मिट्टी पर पड़ती है तो वो कुछ हद तक परावर्तित होती है, लेकिन ये जो धूल के कण है ये इस परावर्तित किरण को अवशोषित कर लेते हैं, जिस वजह से ये किरण आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाती और इस वजह से गीली मिट्टी आपको चमकीली नहीं दिखती, ठीक है ना। तो क्या रीजन हो सकता है इसका, परावर्तन के कारण, ठीक है ना। ये परावर्तित होकर आपकी आंख तक पहुंच रही है इसलिए दिख रहा है, पर ये परावर्तित होकर आपकी आंख तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिस्कोप आखिर है क्या, क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिस्कोप क्या है। लाइट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा ये है जहाज, मान लीजिए पानी में चलने वाला एक जहाज है ये, ठीक है। यहाँ पर आप बैठे हुए जो जहाज को चला रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्रू मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, बढ़िया, और भी क्रू मेंबर, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब आपको पता होना चाहिए कि बाहर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में तो देखा ही होगा, यहाँ से एक आदमी पाइप के माध्यम से बाहर देखता है, यह है पाइप, यहाँ से ये बाहर देखता है जिससे कि सही डिस्टेंस का पता चल सके, बाहर क्या चल रहा है इस बात का पता चल सके। ये आदमी देखता है जहाज के अंदर से। तो पेरिस्कोप है क्या, पेरिस्कोप वह चीज है जिसका उपयोग नाविक जहाज के अंदर से बाहर देखने के लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेरिस्कोप। अब देखिए, जब आप देख रहे हो, जहाज चला रहे हो, तो ये जरूरी है कि आपको डिस्टेंस का सही मेजर हो। आपको पता हो कि अगर कोई आइसबर्ग आने वाला है या कोई पहाड़ या आइलैंड आने वाला है जहाज के बीच में, पानी के बीच में कोई द्वीप आने वाला है, तो आपका जहाज उससे टकराए ना, इसके लिए जरूरी है कि आपको सही डिस्टेंस पता हो, ठीक है ना। बाहर क्या गतिविधियां हो रही हैं इसके बारे में देखने के लिए पता हो कि सही डिस्टेंस क्या है। अगर आप लेंस का इस्तेमाल करोगे, दर्पण का इस्तेमाल करोगे, अवतल या उत्तल दर्पण का आप इस्तेमाल करोगे, तो इससे सही डिस्टेंस आपको पता नहीं चलेगी बाहर की, ठीक है ना। ना ही आपको सही आकार पता चलेगा वस्तु। यदि आप अवतल लेंस या अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हो, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करोगे तो चीज बड़ी दिखेगी, ठीक है ना। हमें सही ऊंचाई या सही हाइट का पता नहीं चलेगा, ना ही सही डिस्टेंस का पता चलेगा, तो जहाज चलाने में दिक्कत होगी। इस वजह से समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमें सही हाइट पता चले। हम अपना चेहरा देखने के लिए, अपनी बॉडी देखने के लिए समतल दर्पण का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं जिससे कि हमें एक परफेक्ट ऊंचाई पता चले, हमें परफेक्ट विड्थ पता चले किसी चीज की। ओके, समतल दर्पण याद रखना है, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप देखिए, सीधा सीधा भी याद कर सकते थे, पर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि समतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजों में समतल दर्पण का इस्तेमाल करना है जहां हमें एक्यूरेट चीजें चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ये क्वेश्चन मैं पिछली बार भी डिस्कस, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पर इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं पिछली बार डिस्कस करवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में।
तो कॉन्सेप्ट आप देख लेना, यहाँ पर मैं केवल आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ठीक है। पिछले लेक्चर में ये बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है कि व्यतिकरण क्या होता है और रंग क्यों दिखाई देते हैं साबुन के बुलबुले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है। आपके ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। देखिए आप सभी गाड़ी चलाते होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मिरर का उपयोग होता है, लेंस का तो होता नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गए। अब आपको देखना है कि कैसे लेंस का उपयोग किया जा सकता है, सॉरी कैसे मिरर का उपयोग किया जाता है। देखिए ये कॉमन सेंस है कि हम एक छोटे से मिरर में जो बाइक में या कार में लगा हुआ होता है उसमें पूरे के पूरे ट्रक को देख सकते हैं जो कि उस मिरर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। देख सकते हैं ना। तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसे मिरर की जरूरत है जो वस्तु के आकार को छोटा करके दिखाए और दूसरी बात सीधा दिखाए, मतलब सीधा और छोटा दिखाए। और जब सीधा दिखा रहा है तो कोई भी मिरर जो वस्तु के आकार को सीधा दिखाता है वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा मिरर चाहिए जो आभासी प्रतिबिंब बनाए, आभासी। दूसरा ऐसा मिरर चाहिए जो बस प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बने, बहुत छोटा बने। और तीसरा आपको ऐसा प्रतिबिंब चाहिए जो वस्तु के आकार को सीधा बनाए, ठीक है। ये तीन क्वालिटी आपको चाहिए। ऐसा किस में होगा, देखिए ये होता है उत्तल लेंस, और ये होता है उत्तल दर्पण, और ये होता है अवतल दर्पण। इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लेक्चर तो ले नहीं पाता हूँ मैं, आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही थ्योरी करवानी है इस वजह से, ठीक है ना। ये होती है प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर आप देखोगे तो ये होती है, इसकी अंदर की तरफ होगी, ये होती है वक्रता त्रिज्या। और ये होती है, सॉरी वक्रता केंद्र, ये होती है फोकस बिंदु। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये होता है इसका फोकस बिंदु और ये होती है वक्रता केंद्र, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर टकराती है इस तरह से तो ये पीछे की तरफ भेज देगा, मतलब फैला देता है दूसरी तरफ इस तरह से। इसको पीछे की तरफ आप ले जाओगे, यहाँ से समांतर आ रही है तो फोकस से होके जाएगी यहाँ से, ठीक है। और जब आप अवतल दर्पण में लेते हो तब कोई किरण आएगी तो वह उसी तरफ जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो वस्तु का आकार छोटा तो बन रहा है, उल्टा बन रहा है लेकिन यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सीधा बन रहा है इस तरह से। दो किरण लेनी पड़ती है, एक से नहीं बनेगा। वस्तु को यहाँ जैसे आपने रख दिया तो एक और ले लो, आप कोई भी किरण यहाँ से ले लो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। या ऐसे रख दो, कैसे भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर वस्तु का आकार उत्तल लेंस में सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अगर वस्तु आपने इतनी बड़ी ली है तो आकार छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो आभासी बन रहा है, मतलब उत्तल लेंस का उपयोग किया है। वहीं अगर आप अवतल लेंस की बात, सॉरी दर्पण है, वहीं अगर आप अवतल दर्पण की बात करते हो तो ये गया वस्तु का आकार। सबसे पहली चीज तो उल्टा, वस्तु इधर रखी हुई है तो वस्तु उल्टी बन रही है, ठीक है। उल्टी बन रही है मतलब वास्तविक बन रही है। छोटा बन रहा है आकार, लेकिन एक और कंडीशन होती है जब प्रकाश किरण, ये है एक और कंडीशन होती है जिसमें कि वस्तु का आकार बड़ा भी बनता है और पीछे बनता है, दर्पण के पीछे आभासी, वो नहीं लेनी है। आप बस इतना याद रखिए, यदि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर है और दूसरी तरफ आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि कॉनकेव मिरर है तो उल्टा, वास्तविक और उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर बनता है, ठीक है। अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। जैसे ये है, ठीक है। अगर आपने ये लिया कॉनकेव मिरर, यहाँ पर आपने एफ लिया, यहाँ पर आपने सी लिया। आपको स्थिति याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप रख रहे हो ऑब्जेक्ट की स्थिति और यहाँ पर आप रख रहे हो इमेज,
इमेज। जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो, अनंत की स्थिति है, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जब वस्तु, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली जो शुरू की कंडीशन है, पहली और दूसरी, यहाँ पर छोटा बनता है, छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जो ये वाली कंडीशन है तीसरी, इसमें बराबर बनेगा, और चौथी पांचवी में बड़ा बनेगा और वास्तविक। ठीक है ना? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? अपवर्तन की वजह से कौन सी घटना नहीं होती है यहाँ पर? सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देता है, गलत। रात के समय तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है, देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, गलत। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई, ये तो वही बात हो गई तारों वाली, तो ये भी गलत। ऑप्शन बी सही है, प्रकीर्णन। लाल दिखाई देना प्रकीर्णन, पहले हम कर चुके हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप दांत देख रहे हो, रोगियों के दांत देख रहे हो, आपको बीमारी का पता चलेगा जब अच्छे से चीज को आप देख पाए। दांत बहुत अच्छे से देखो, उसके लिए जरूरी है कि आकार बड़ा हो। अभी अभी हमने बात की है अवतल लेंस की, ठीक है, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है, दिखती है ना बड़ी। जब हम यहाँ रख देते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ पर अगर सी है, यहाँ पर एफ है, या एफ के भी अगर वस्तु इन दोनों कंडीशंस में रखी जाती है, तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। उसमें भी यदि फोकस पर रख दी जाए, तो वस्तु अनंत पर बनती है और सबसे बड़ी बनती है, पिछले क्वेश्चन में बताया है मैंने। तो आपको ऐसा लेंस चाहिए जो कि वस्तु के आकार को, ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ा दे, जिससे कि आप दांत की बीमारी को आसानी से देख पाओ। और ऐसा किस में होता है? अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाहों के अग्र द्वीपों में, अग्र द्वीपों से मतलब होता है हेडलाइट, है ना? सॉरी, पीछे चलते हैं। अग्र द्वीपों से मतलब है हेडलाइट के, हेडलाइट, ये इसका मतलब है हेडलाइट। ठीक है ना? हेडलाइट की बात की जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि हेडलाइट में किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या परवलयीकरण? परवलय, आपने देखा होगा गाड़ी के जो दर्पण होते हैं ना हेडलाइट, वो इस तरह के होते हैं। ये कैसा है? पैराबोलिक है, पैराबोलिक है ये, मतलब परवलयी दर्पण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए सेम चीज आ गई जो दांत के लिए आई थी। इसने इसमें आपसे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस तरह की चीज काम में ली जाती है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। या देखिए, दाढ़ी में भी वही बात है कि आपको स्पष्ट दिखनी चाहिए, वरना हो सकता है आप उसकी दाढ़ी को नुकसान पहुंचाए, ब्लड निकल आए, है ना? तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। इस वजह से आपको ऐसे दर्पण की जरूरत है जो कि दाढ़ी के बाल को, जहां पर आप सेविंग कर रहे हो, वो बड़ा दिखे। तो बड़ा दिखने के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अवतल दर्पण होना चाहिए। सही, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है ना? आपको ये बताना है कि ये फॉर्मूला है किस चीज का, कौन सा फॉर्मूला सही है इसमें। एक तो आपको दिया गया 1/f = 1/u - 1/v, f =d/t, 1/f = 1/u + 1/v, या f =u + v। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 1/f = 1/u - 1, अगर ये ऐसा होता 1/v - 1/u, तो आप इसे सही कर सकते थे। दूसरा, dy2 नहीं होता है, पावर नापने के लिए f 1/f का इस्तेमाल किया जाता है, ये डायोप्टर, लेंस की पावर मापी जाती है इससे। तीसरा है ये 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। और चौथा है f = u + v। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर u और v क्या है? देखिए, u मैंने आपको बताया था, ये है दर्पण, ठीक है, ये है दर्पण, और यहाँ पर आपने मान लीजिए ये है f, ये है c, यहाँ पर आपने रखा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका कोई ऑब्जेक्ट। तो प्रकाशिक केंद्र से, ओ से यहाँ तक की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसे हम बोलेंगे v, ठीक है। और जो, जब आपने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलेंगे u, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट के और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को हम बोलते हैं
V से, और इनके बीच को U से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वाले फॉर्मूले की आप बात करो तो इसे बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा है क्या, तो ये गलत है। D/2 गलत है, ये होता है पावर का फॉर्मूला। लेंस की पावर को हम नापते हैं डायोप्टर से। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस की पावर को किससे मेजर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायोप्टर से नापते हैं, D। ठीक है, D=1/f। फोकस जो ये वाली डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं f। तो अगर आपको डायोप्टर से पावर निकालनी है किसी लेंस की, तो आप, लेंस में भी ऐसा ही होता है, दर्पण बस मत लेना, मैंने लेंस बनाया नहीं है। तो लेंस इस तरह से होता है, इसमें भी वही होता है। यहाँ पर बस दो हो जाएगा, यहाँ पे F1 हो जाता है, यहाँ पे D1 हो जाता है, यहाँ पे F2 हो जाता है, यहाँ पे D2 सॉरी C2 हो जाता है, यहाँ पे C1 है ना। ऐसा करना है। तो यहाँ पर 1/f लेते हैं डायोप्टर। अगर कोई आपसे बोले लेंस की पावर कितनी है उसको नापने के लिए, ये होता है 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है। मिरर फॉर्मूला है ये, ऑप्शन सी। और F=U+V ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, आपको ये बताना है। कॉर्निया में बनता है, आइरिस में बनता है, प्यूपिल में बनता है, या रेटिना में बनता है। ये है मनुष्य की आंख, अगर, है ना, ये है पुतली, यहाँ पर है रेटिना, ये है रेटिना, मान लीजिए। इस भाग को बोलते हैं हम प्यूपिल, ठीक है। और इस भाग को, जो ये मांसपेशियां होती हैं जो कि प्यूपिल को बड़ा और छोटा करती हैं, इन मांसपेशियों को बोलते हैं आइरिस, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कॉर्निया, कॉर्निया होता है बिल्कुल आगे का भाग। मोतियाबिंद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस भाग को हटाया जाता है या लगाया जाता है, तो उसका आंसर होता है कॉर्निया। मोतियाबिंद में कॉर्निया को हटाया जाता है, यह है कॉर्निया। और ये है रेटिना, आपका रेटिना, यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ से लाइट अंदर जाएगी प्यूपिल से एक निश्चित मात्रा में, लेकिन कितनी लाइट अंदर जानी है उसको डिसाइड किया जाता है आइरिस के द्वारा। आइरिस अगर ज्यादा लाइट चाहता है तो इसको ढीला कर दे, आइरिस ढीली कर देती है, जिससे कि ये छेद बड़ा हो जाता है और यहाँ से अधिक लाइट चली जाती है। और अगर कम की जरूरत है तो आयरस इन्हें सिकोड़ देता है। ओके, ये कॉर्निया होता है। मोतियाबिंद में कॉर्निया को रिप्लेस किया जा हटाया जाता है। और यहाँ रेटिना होता है जहां पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है ना, वो पहली बात तो वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है। दूसरी बात, आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा। और फिर जब ये प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो हमारा मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है, लेकिन रेटिना पर जब बनता है प्रतिबिंब तो वो उल्टा बनता है, उल्टा, छोटा और आभासी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, आपको पता होना चाहिए कि रेटिना पर बनता है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसा होता है, छोटा, उल्टा और वास्तविक, है ना। पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपको ये याद कर लेना है। आपके ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई के बराबर, वस्तु की ऊंचाई की आधी, वस्तु की ऊंचाई की एक चौथाई, या वस्तु की ऊंचाई की दुगनी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, ये हो आप, और आप चाहते हो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना, तो मिरर की ऊंचाई आपकी ऊंचाई की लगभग आधी होनी चाहिए, इतनी, इतनी तो होनी ही चाहिए मिरर की ऊंचाई, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी दूरी पर खड़े होना चाहिए व्यक्ति को मिरर से, जिससे कि वह अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपको 17 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो दो चीजें मायने रखती हैं। पहला तो ये कि मिरर की ऊंचाई, अगर व्यक्ति की ऊंचाई h है तो मिरर की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। और दूसरा, मिरर और व्यक्ति व्यक्ति के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। देखिए, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-1 = 360 अपॉन थीटा।
तो ये थीटा है ना, ये कहलाता है दर्पणों के बीच का कोण। दर्पणों के बीच का कोण है ये। ठीक है, आपको ये बताना है। अब यहाँ पर दोनों दर्पणों को यदि आपने समांतर रख दिया तो दोनों दर्पणों के बीच कोण हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, जिस वजह से n-1 इज इक्वल टू 360/0, मतलब कि इनफाइनाइट। तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट -1, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब अगर दो दर्पण समांतर रखे हुए हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेगी? सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-1 इज इक्वल टू 360/थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है ना, तो 360/90। अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360। तो n-1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब कि 5। तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे अगर 90 डिग्री पर रखे हो। तो ऑप्शन यहाँ पर 5 होना चाहिए अगर 90 डिग्री पर है तो। ओ सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं होता है, ये प्लस होता है। ओके, ये प्लस होता है तो माइनस होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। ओके, पीछे देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा। हालांकि ये अनंत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू दी गई है 3, और यहाँ पर क्या था, n+1 इज इक्वल टू 360/थीटा। यहाँ पर आपको थीटा फाइंड करना है। n की वैल्यू आपको 3 दी है, 3+1 इज इक्वल टू 360/थीटा। थीटा इज इक्वल टू 360/4, मतलब कि 90 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी यहाँ। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आपको ये बताना है। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, n+1 इज इक्वल टू 360/थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री आपको करना है। कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा। n+1 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6-1, मतलब कि n इज इक्वल टू 5। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इस पर आधारित क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिसारी लेंस वह होता है जो, आपको बताना अभिसारी लेंस क्या होता है। इंग्लिश इंग्लिश में अगर हम देखें, इस तरह से होती है किरणें, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा। इसे हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये होता है सही आंसर। ओके, आज के लिए इतना करते हैं। अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।